अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जो दोबारा जंगबंदी एक तरह से हो चुकी है, गैर एलानिया है, कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन 2 रोज़ से ना अमरीकी हमले हुए और ना ही ईरान ने कोई जवाबी कार्रवाई की है। अब तक जो इतलात सामने आ रही हैं, अमेरिका के अंदर ये बात कही जा रही है, अखबार ने दावा किया है कि बेसिकली जो मिज़ाइल ख़त्म हो रहे थे और जो 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 उनका सिस्टम है उसके कमी की वजह से वो यूँ समझ लीजिए कि वो कह रहे हैं कि जी ये जो हमले हैं रोके गए हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कतर, पाकिस्तान, ओमान बहुत ज़्यादा सफारती कोशिशें कर रहे थे। मिस्र ने भी कोशिशें की, जिसकी बुनियाद पर ये ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने अब ज़रा थोड़ा सा इसके अंदर पॉज लिया है, जो कि रात को हमले हुआ करते थे। अब मामला ये है कि ये इससे कोई सफारती मामलात बेहतर होंगे, कोई थोड़ी सी बेहतरी आएगी, क्योंकि एक तरफ अपनाए हुरमुज़ का मामला है और कहा यह जा रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान को ये गो अहेड दिया है कि आप जो है मुज़ाकरात का दरवाज़ा दोबारा खोलें और चीज़ें जो हैं उसको बेहतर करें। अगरचे कि इसी दौरान हौसी बागी जो हैं वो सऊदी अरब पर हमलावर हैं और सऊदी अरब उनका जवाब दे रहा है। वहाँ पर क्या पोजीशन रहेगी और ये सारा मामला जो है ये किस तरफ जाएगा, इस पर बात करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम थोड़ा सा हम जो है ना वो कश्मीर इंतखाबात को भी दे दें, क्योंकि आज मीरपुर के डिवीज़न के अंदर जो तकरीबन 3 हलकों के अंदर 13 जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उनके हलकों में इंतखाब हुआ है कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान भर में जो जितनी भी इनकी नशिस्तों के अगेंस्ट जो वोटर है वहाँ पर इंतखाब हो रहे हैं। लाहौर में भी था, गुजरांवाला में भी था और बहुत सी जगहों पे चंद जो कश्मीरी मौजूद होते हैं उनसे उनका हक़ राय दही इस्तेमाल किया उन्होंने। मैं इस कश्मीर के मामले पर मुझे ज्वाइन किया है तारिक नक्काश साहब, सहाफ़ी हैं आज़ाद कश्मीर के। ज़रा थोड़ा सा उनसे हालात पूछ लीजिए। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन भी हैं, आलमी अमूर हैं, जो आलमी माहिर हैं आलमी अमूर के, और अमजद इकबाल साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं, ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हम फिर अमेरिका और ईरान की बात करेंगे। क्या तारिक नक्काश साहब थोड़ा सा ज़रा एक तरह का ओवरव्यू दीजिएगा कि क्या पोजीशन है? वोटिंग हो चुकी है, गिनती जारी है, कुछ वाकयात हुए, कुछ पार्टियां एक दूसरे पे या कैंडिडेट इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं धांधली का भी, और कुछ तोड़फोड़ भी हुई है कहीं? बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज़ाद कश्मीर में पहले ये इंतखाबात तमाम 45 हलकों में एक ही दिन होने थे, लेकिन फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन्हें फेजेस में तकसीम कर दिया गया था और पहला मरहला आज था। और आज के दिन मीरपुर डिवीज़न के 13 जो इंतखाबी हलके हैं उनमें पोलिंग हुई। मीरपुर डिवीज़न में मीरपुर का ज़िला आता है जिसकी 4 नशिस्तें हैं, भिम्बर का ज़िला आता है जिसकी 3 नशिस्तें हैं, और कोटली का ज़िला आता है जिसकी 6 नशिस्तें हैं। इन इंतखाबी हलकों में जो मुकाबला था वो नेक टू नेक फाइट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान के माबैन। और 2 एक हलके ऐसे थे जहां इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी के कैंडिडेट्स थे और वो दोनों जो भी हाल ही में हुकूमतें नहीं उन वजीर के ओहदे पे भी फाइज रहे हैं। और कुछ जो इंतखाबी माहौल में जैसे उम्मीदवारान के हामियों के दरमियान जो जिस तरह के स्कर्मिशेस कफल्स होते हैं, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात, वो माहौल हमने यहाँ भी देखा। ये तो चलो वो एक तरह से इंतखाबी अमल का हिस्सा है, कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, पुरअमन हुए मजमूई तौर पर इंतखाबात। टर्नआउट आपके ख्याल से क्या रहा होगा? एक जान है नक्याल का जो इंतखाबी हल्का है जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद इकबाल बढ़ानवी जो सिटिंग फूड मिनिस्टर हैं और उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट जिनका फौरी तौर पर नाम ध्यान में नहीं आ रहा, तो उस हल्के में यहाँ सरदार उमैर नईम जिनके वालिद भी रहे हैं मिनिस्टर और जिनके चचा जो हैं सरदार सिकंदर हयात के माप इस हल्के में कशीदगी रोज़े अव्वल से थी। एक शख्स की जान चली थी और मुस्लिम लीग वर्कर थे और एक से वापस जा रहे थे 3 अशख्यास, जब उन पे फायरिंग की गई जिनमें से एक की जान चली गई। उसके उस नौजवान की जान जाने के फौरन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट
किया और उन्होंने कहा हमारे कारकुन की जान चली गई है। उन्होंने नवाज लीग पे इल्ज़ाम लगाया कि वो धौंस धांधली के जरिए जो है इलेक्शन को फतह करना चाहती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मैं कमिश्नर मीरपुर के दफ्तर में बैठा हुआ था जब वहाँ जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सरदार उमर ने ये कहा कि ये पीपल्स पार्टी वाले दरोगोई से काम ले रहे हैं। दरअसल जाम बहक होने वाला शख्स मुस्लिम लीग नवाज का वर्कर था और बकौल उनके तो पिछले हफ्ते उसने मुस्लिम लीग नवाज की कोई तकरीब भी रखी थी, कोई सियासी तकरीब भी रखी थी बकौल। ठीक है, ओवरऑल आपका ख्याल यह है कि कुछ छोटे मोटे वाकयात तो हुए हैं लेकिन मजमूई तौर पर इंतखाबात जो हैं वो पुरअमन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका। तारिक नगाश साहब हमारे साथ थे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहे थे। मैं चाहूँगा पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपके पास आऊँगा। यकीनन कश्मीर के इंतखाबात का हो जाना ही इस बात का सबूत है कि वो तमाम शरपसंद अनासर जो चाहते थे कि ये इंतखाबात ना हो, क्योंकि इन इंतखाबात के अनाउंसमेंट के बाद जो थी ये जो कलअदम की गई है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो थी, इसने ये सारा मामला जो है वो उठा लिया था और कोशिश ये थी कि वहाँ पर इंतखाबात ना हो सके। बहरहाल तौर हो गए हैं, इनके नताइज भी आएंगे। उम्मीद है कि जो 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 लोग जीते हैं वो खुशी मनाएंगे और जो शिकस्त खा गए हैं वो उसको तस्लीम करेंगे और उन्हें मुबारकबाद देंगे जो जीत जाएंगे, वो जो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हो। अब बेसिकली ब्रिगेडियर साहब मामला ये है कि जो सिचुएशन हमारे सामने है ये एक बार फिर जंगबंदी की बात, अब ये जो गैर लानिया जंगबंदी है ये हो रही है। कुछ सफारती कोशिशों की भी बात कहीं ना कहीं से आ रही है। ईरान भी पाकिस्तान को कह रहा है। आपको लगता है कि दोनों ममालिक को, अमेरिका को भी और ईरान को भी ये रियलाइजेशन है कि ये मामला जो है ये जंग से या एक दूसरे पे जिसे कह लें गोला बारूद बरसाने से हल नहीं होगा, ये बैठकर ही बातचीत होगी? आपको लगता है ये मामला जो है अब टेबल टॉक की तरफ जाएगा? ये आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक पासिंग रेफरेंस कश्मीर के इलेक्शन के बारे में। जी जी। आज के इलेक्शन का जो रिकॉर्ड टर्नआउट है उस टर्नआउट से यकीनन जो प्रोपेगेंडा जो इंडियन लॉबीज है, हिंदुस्तान का मीडिया में यकीनन सफ़े मातम है, क्योंकि उनका तो ख्याल था कि लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे और आज इतना रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर को 1 घंटा पोलिंग का टाइम बढ़ाना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत खुशी की बात है और कश्मीरियों ने साबित किया कि वो किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आ सकते। अभी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन रिगार्डिंग ईरान अमेरिका वॉर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों फरीक जंग से तो खैर पहले ही थक चुके थे, वो पहले भी मुज़ाकरा चाहते थे, बट कुछ बीच में हार्ड लाइनर्स होते हैं, कुछ को फेस सेविंग चाहिए होती है, कुछ ने गैलरीज के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं। उस वजह से प्रॉब्लम रही है। सेकंड फेज जो अमेरिका ने शुरू किया और बाकायदा ऐलान करके शुरू नहीं किया, वो जेडी वैंस ने बता दिया ना सर कि इसराइल स्पॉइलर है, और उन्होंने जो ट्रंप के कत्ल की बात, जब वो जो त्यारे का मामला था, जो वो उन्होंने कतर का त्यारा इस्तेमाल नहीं किया, दूसरा इस्तेमाल किया, उनकी कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट थी, ईरानी उनको असैसिनेट करना चाहते थे, इस बात को लेकर मामला खराबी की तरफ गया, क्योंकि इसराइल तो हमेशा से स्पॉइलर था और स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा था। जी बिल्कुल स्पॉइलर था। और कल की जो मीटिंग जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलहाल हम हमले रोक रहे हैं, उसमें भी जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस जंग की और मुसलसल हमलों की मुखालफत की और इसमें अमेरिकन जो फौज के लोग हैं उन्होंने भी की। तो मेरा ख्याल है कि इससे यह साबित होता है कि अमेरिका भी यकीनन थक चुका है और ईरान ओवरऑल वो भी जंग नहीं चाहते, कुछ वहाँ भी हार्ड लाइनर्स हैं। इससे उम्मीद तो पैदा हुई है कि बातचीत की तरफ मामला भी जाएगा और इंशाल्लाह वही वाला जो एमओयू इस्लामाबाद, जिसको इस्लामाबाद एमओयू कहते हैं, उसी की बुनियाद पर बातचीत आगे होनी चाहिए। वो एक बड़ा कंक्रीट, एक मुफस्सल किस्म का बेस इनको मिल गया हुआ है जिसमें ओवरऑल उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट हुआ है। जो कंटेंशियस इश्यूज रहे हैं उसी को बुनियाद बना के आगे बातचीत होनी चाहिए। पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें रही हैं, कतर ने भी की हैं, मान ने भी की हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बातचीत शुरू होगी, जल्द शुरू होगी। और अभी कम से कम दोनों को जो रियलाइजेशन हो चुकी है उसकी वजह से अभी पीस की तरफ अब जो ओवरऑल इन्वायरमेंट जाते हुए नजर आते हैं। और अच्छी डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान का जो इस रेड सी से जो पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स है वो भी आज की रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां से गुजर गए हैं। हौथीज का मामला है, लेकिन जब अमेरिका और ईरान के दरमियान ये सीज फायर आगे चलेगा, कोई एग्रीमेंट हो जाता तो हौथीज का मामला भी काफी हद तक सेटल। लेकिन ईरान ने तो कहा है कि हौसी जाने और सऊदी अरब जाने, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हौसियों का वो मामला बिल्कुल अलग है। कहने के हद तक होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये हौसी जाने अमेरिका ईरान जाने या नहीं है, सऊदीया नहीं जाने, उसमें हम सबको पता है कि बीच में क्या लिंकेजेस हैं।
तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो भी सेटल डाउन हो जाएगा, और इससे भी जो थोड़ी सी टेंशन काफी क्रिएट हुई हुई थी वो एटलीस्ट अभी नहीं होगी। तो ओवरऑल मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मुझे पहले दिन से इस चीज का यकीन था, उम्मीद नहीं यकीन था कि ये एक दफा अपना गुस्सा दोबारा से फिर निकाल लें और अल्टीमेटली इन्होंने मुज़ाकरात की तरफ ही आना है, क्योंकि अमेरिका भी बॉम्बिंग कर करके थक गया। अगर बंदे मारना, ईरान को तबाह करना है, तो वो तो कोई मकसद नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या उसको हासिल होगा? ना गवर्नमेंट चेंज हुई, ना वहां पर अपनी फौजें जमीन पे उतार जी सके। जी, वो तो न्यूयॉर्क ईरान टाइम्स भी ने आज ना अमेरिका को। वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हदफ तो कोई ट्रंप हासिल नहीं कर सके और इसी वजह से उनके पास इससे निकलने का रास्ता भी कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये एक्चुअली ये जो जैसे कह लें एडवेंचर शुरू किया था, ये एक्चुअली प्लान ही नहीं था। इसमें फतह वाला मामला कोई कहीं पे डिस्कस किया ही नहीं गया, ना कोई उसका रास्ता रखा गया, ना यहां से निकलने का कोई रास्ता था। ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कंप्लीट। जी, फ्रस्ट्रेशन में किया ना, बगैर सोचे समझे। शुरू का हमला भी बगैर सोचे समझे किया, अभी के जो आपने अटैक रिज्यूम किए वो भी बगैर सोचे समझे कर दिए, और उससे हासिल तो कुछ नहीं होना था। ईरान को भी कुछ हासिल नहीं होना था, ईरान ने भी अपना गुस्सा निकाल लिया, अमेरिका ने भी निकाल लिया। तो मेरा आई एम वेरी होपफुल कि इससे भी थोड़ा अमन की तरफ बातचीत आगे बढ़ेगी, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ठीक ये है डॉक्टर मामला सेटल डाउन हो ही जाएगा। एक अनईजी पीस होगा, ये हम सबको रेडी रहना चाहिए। ठीक ये है। नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही सब कुछ हो जाए। ये इस पे भी बात करते हैं ये सब कि ये अगर हुआ भी तो क्या उसकी कितना लास्टिंग होगा, इस पे भी बात करेंगे। डॉक्टर मुनव्वर साहब, एक तरफ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इस पे तो कोई शक नहीं, मेरी राय ये है कि ऐसा नहीं कि वो सोचे समझे बगैर दाखिल हुआ था। असल में वो इसराइल के ईमा पर या इसराइल की गलत इंफॉर्मेशन को बेस बना के, क्योंकि इसराइल ने ये उनको ये बताया कि जी आप हमलावर होंगे, जिस तरह हमने यहाँ फौजी क़यादत जो है वो शहीद कर दी, हमने एटमी साइंसदान शहीद कर दे, ये ऐसे आप होंगे हमलावर। तो ये पिछले साल यहाँ पे इलेक्शन पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, और उसके ऊपर महंगाई पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, पूरे ईरान में हुआ था। लोग ऐसे तख्ता उलट देंगे, हमारे साथ होंगे, कुर्द भी अंदर आ जाएंगे बंदूकें लेके, और वो सारा तहोबाला कर देंगे, और हम जो है वो रजीम भी चेंज कर लेंगे और न्यूक्लियर सिस्टम भी सारा खत्म कर। ऐसा हुआ नहीं। मेरा ये ख्याल है कि ये सारा एक्चुअली इसराइल की उस मिस इन्फॉर्मेशन पे बेस करता था, जिसकी यकीन दहानी उन्होंने करा के अमेरिका को इस जंग में शामिल किया था। ये एक पर्सपेक्टिव मेरा है इस सारे मामले के ऊपर। लेकिन अब मामला ये है कि ये सिचुएशन आपके सामने है, हौसी एक तरफ हैं, वो जो भी मामला करेंगे वो अपनी जगह है। जो मुफाहमती यादाश्त थी उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो सारी की सारी ईरान की फेवर में थी। इसके बावजूद ईरान ने खैर जारी हित कर ली। वो जो आप कॉरिडोर की बात करते हैं, ओमानी बंदरगाह की साइड पर जो शुमाल में कॉरिडोर बनाया जा रहा था, क्या अब ये जो उस मुफाहमती यादाश्त को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है आपके ख्याल से, या कुछ नए पैरामीटर्स तय होंगे? क्या अमेरिका पुरानी मुफाहमती यादाश्त को आगे बढ़ाएगा, या वो अपने नए किसी एजेंडा के साथ सामने आएगा? नौशाद अली साहब, आपको, ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब को, अमजद इकबाल साहब को, आपकी टीम को, देखने वालों को बहुत सलाम। देखिए, पहले तो मुबारकबाद कबूल करें, कश्मीर के मामले पे जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टर्न आउट है। और ये थप्पड़ सिर्फ वहाँ पे शरपसंदों को नहीं, ये भारत को थप्पड़ है। जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बकवास तो वैसे भारत व इसराइल कहना चाहिए, भारत व इसराइल कह के हमें बात करनी चाहिए। भारत और इसराइल जो है ना वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बात लंबी चली जाएगी, फिर उसमें अमेरिका भी डालें। अब मैं उसके पर साबित करना शुरू कर दूंगा, मेरे पास एविडेंसेज हैं। जी जी। तो चूंकि आजकल हम गुडी गुडी रिलेशनशिप खेल रहे हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका कभी भी, अब क्या मैं बात बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें आप। मैं उसकी एक छोटी मिसाल आपको दे देता हूं कि अमेरिका बहादुर ने उज़्बेकिस्तान को प्रेशराइज किया कि आप तालिबान को बेल आउट करें। 300 रुकनी टीम जा रही है अफगानिस्तान तालिबान को बेल आउट करने के लिए, और वो इधर हमारे यहाँ दहशत गर्दी करवा रहे हैं। ऊपर से $10 बिलियन का 10% का टैरिफ आयद कर दिया है, और हम $10 बिलियन मांग रहे थे। उन्होंने F-16 722 ब्लॉक जो कबाड़ में पड़ा था वो हमारे हवाले करने की बात की। वो ज़माना 4th जनरेशन वॉरफेयर जेट फाइटर्स का है नहीं। बहरहाल ये एक लंबी गुफ्तगू है। आ जाते हैं, देखें ब्रिगेडियर साहब की ओवरऑल बात से मैं एग्री करता हूँ। मिडल ईस्ट का मसला ये है कि गालिबन अगर हम इस तनाज़र में देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाएगा, बिकॉज ओल्ड ऑर्डर विल बी सस्टेन्ड, अगर उस पैराए में हम देख रहे हैं तो ये नहीं है। जो मिडल ईस्टर्न ऑर्डर है वो कोलैप्स कर गया है। वो कोलैप्स कर गया, आपने सही निशानदेही की, इजराइल की गलत इंटेलिजेंस, फॉल्टी इंटेलिजेंस की वजह से। दूसरा, ईरानी नेशन के मूड स्विंग की वजह से, जो कि रिजेंटमेंट में थी रिगार्डिंग द रिजीम, और फिर
हाइपर नेशनलिज्म आपको उसके अंदर नजर आएगी। और तीसरा ये कि जीसीसी ममालिक का जो कायम करदा स्ट्रक्चर था सिक्योरिटी का, जिसको सुपरवाइज अमेरिका कर रहा था, उसके टूटने की वजह से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे जो ईरान की जो कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी थी वो बढ़ने की वजह से। अब जब एक सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो यहाँ बुनियादी सवाल ये उठता है कि इस स्पेस को फिल कौन करेगा, क्या चाइना और रशिया? तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि चाइना रशिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, बिकॉज अमेरिकन के लिए बनस्बत ये आसान था कि एक तरफ ईरान और बाकी जीसीसी ममालिक थे, वाइट एंड ब्लैक का बड़ा क्लियर कट तमीज़ की जा सकती थी। जबकि चाइनीज़ के ताल्लुकात और रशियंस के ताल्लुकात ईरानियों के साथ भी हैं और अब अरब ममालिक के साथ भी हैं, तो उनके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी सिचुएशन, किसको मदद करें किसको न करें। ज़रूरियात तो वो सबसे पूरी कर रहे हैं, हर किसी से उनको ज़रूरियात चाहिए। दूसरा मसला ये कि क्या मिडल रेंज पावर स्पेस को फिल करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, पाकिस्तान की, तुर्की की, सऊदी अरब की, अल्टीमेटली ईरान को इसमें शामिल करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो जीसीसी ममालिक हैं अब ये एड्रेस के तौर पे रह गए। इनको बनाया गया था कि एक पॉलिटिकल कोएसिव एंटिटी होगी, नेटो टाइप इनकी शनाख्त होगी, और ये ईरान को जो है उसके मुकाबले में अपने आप को अपना तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब की, कतर की, ओमान की और अप्रोच है, कुवैत की, बहरीन की और यूएई की दूसरी अप्रोच है। नहीं, लेकिन तो डॉक्टर यहाँ साहब, पे कुवैत जो है, कुवैत हमारे साथ दिफाई मुआहिदा करना चाहता है, ये खबर भी आई है, और कुछ डिफेंस प्रोडक्शन में हमारी उनके साथ कुछ मामला जो है वो आगे भी बढ़ चुके हैं। ये अच्छी खबर है। मैं इसको इसलिए नहीं देख रहा कि पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, इनफैक्ट मिलेंगे, लेकिन इसकी अच्छी खबर यह है कि इससे कुवैत की अप्रोच तब्दील होगी, और जो सऊदी अरब और पाकिस्तान और कतर की जो अप्रोच है ओमान की, उसमें शामिल होंगे। और ये जो ब्रॉडर हमने सिक्योरिटी नेटवर्क बनाना है खित्ते की सतह पे, उसमें ईरान को हमें शामिल करना होगा, ताकि जीसीसी के जो कंसर्न्स हैं वो ईरान एड्रेस करे और ईरानी कंसर्न जो हैं वो जीसीसी वाले एड्रेस करें। आखिरी जुमला, ताकि बात आगे बढ़े, फिर मैं आगे ले जाऊंगा। देखिए, ये जो ईरान अमेरिका का जो एपिसोड हुआ है ना, इसका असर आपको रेड सी में भी नजर आएगा। मैंने ये शुरू में ही प्रेडिक्शन दी थी, और ये आपको साउथ अमेरिका में भी नजर आएगा, और ये फार ईस्ट एशिया में भी नजर आएगा, और यूरोप में भी नजर आएगा। और यूरोप और फार ईस्ट एशिया में तो आना शुरू हो गया है, रेड सी में भी आ रहा है। अब इसका असर जो है साउथ अमेरिका में कब शुरू होगा, बिकॉज ईरान एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे आगे लिया जाएगा। गलत लिया जाएगा, सही लिया जाएगा, ये अलग डिबेट है, लेकिन लिया जाएगा। जी ठीक है। अब अमजद साहब, ये जो मामला है, मुझे तो सच्ची जो बात है थोड़ा आप कह लेंगे ऑप्टिमिस्टिक लगती है ये बात, लेकिन मुझे ये जो मिडिल पावर वाली बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान का रोल बढ़ता चला जा रहा है, हमें पता है, कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि वहाँ पे रोल बढ़ता चला जा रहा है। कतर और अब कुवैत, फिर उसके अलावा तुर्किया के साथ हमारे जो मामला है, तो ये जो हम रीजनल सिक्योरिटी की बात करते थे, वो अब हमें ना सिर्फ इस सेंस में नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को ये नहीं है कि सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है, या पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब एक ऑल्टरनेट बन रहा है यूएस का। ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कशन में आ गई है। आपको लगता है पाकिस्तान वाकयातन अगर सिक्योरिटी को होल्ड करता है तुर्की के साथ मिलकर, या अदरवाइज हम कोशिश करते हैं, तो इस रीजन की सिक्योरिटी को जिस तरह ईरान को मिला, क्या हम उसको इंश्योर कर सकेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये उसी वक्त ये इंश्योर हो सकता है जब वो चाहेंगे, जिनके लिए आप ये सोच रहे हैं सारा, चाहे वो जीसीसी हो या हम जैसा देखें ना, हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल तक रुक नहीं रहे। नहीं, ये अभी रिसेंटली जो उन्होंने वहां डिफेंस सिस्टम लिया था, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, ये जब अभी ट्रम्प साहब वहां दौरा करके गए हैं, तो एक्चुअली उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि हौसियों की तरफ से जो उन पे अटैक होगा वो उसको रोक ले। और जजान के ऊपर भी वहां पहुंच गए मिसाइल्स, तो फिर उनको उस सिक्योरिटी का उन्होंने करना क्या है? अब बाज़ जगहों से तो मुझे इस तरह की इतलात भी मिल रही हैं कि बाकायदा जो सऊदी क़यादत है वो इंतहाई गुस्से में है, और उन्होंने कहा कि भाई साहब अपना चीजें उठाएं और भाग जाएं यहाँ से, निकल जाएं। यही आपसे अर्ज करने लगा था कि ये सारा कुछ जो कुछ चीजें
उधर से वो क्यों चाहते हैं ये अभी जो जिसका आपने कुवैत के साथ जिक्र किया, ये कल रात को ये इम्प्लीमेंट हो चुका है एग्रीमेंट, वो बाकायदा उसको नोटिफाई कर दिया गया कुवैत की तरफ से, ये पहले हो चुका था ना, ये उनकी तरफ से ये इसकी कल रात उन्होंने मंजूरी दे दी और ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब आगे चल के, और ये इस वक्त हुआ जब हम एक जंग की ये खिता है और पाकिस्तान का सऊदीया के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है और एक एग्रीमेंट होता है कुवैत के साथ, और वो दोनों कल जो हुसियों का आपने जिक्र किया उस मामले में कुवैत सऊदी अरब के साथ खड़ा था और जवाब में वहाँ से सऊदीया से हुसियों के ठिकानों पर हमला किया गया। उसके बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं आया अभी तक, वो यानी खामोशी हो गई। इस वक्त जो बात अभी शुरू में हम कर रहे थे कि ये हुसी काबू में आ जाएंगे या रोक दिए जाएंगे, वो रुक गए हैं इस वक्त। सारा आप देखिए कि किसी भी तरह से, हाँ उसमें एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए, वो चीज़ ये है कि जो यूक्रेन जो हरकत की है उसने, हाँ जी, और कैस्पियन सी के अंदर, जी कैस्पियन सी के अंदर, और उसके बाद से ज़ेलेंस्की ने जो बयान दिया है उसको भी ज़हन में रखें। और फिर उसको अगर हम देखते हैं जो ट्रंप खुद क्या कह रहे हैं, ये भी 2 दिन पहले उसने कहा ना कि जी कि मुझे उम्मीद है कि चाइना और रशिया ईरान को असला नहीं देंगे, और वो जो शिप था जिसको वो निशाना बनाया गया उसमें उनका कहना यह था कि इसमें वो चीज़ें जा रही थी वहाँ पे ईरान में जो कि इस्तेमाल हो सकती थी जंग में। तो इसको हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें इस वक्त जो मुझे नज़र आता है, इस वक्त ट्रंप फंसे हुए हैं एक ट्राइका में, एक 3 कोनों में आप समझ ले, उसमें एक तो है इसराइल या नेतन्याहू फंसे हुए हैं या फंसा लिए गए, ये फंसा लिए गए नहीं, वो खुद भी फंसे, उसकी वजूहत है मैं आपको बताऊं। एक नंबर 1 सबसे पहले तो नेतन्याहू है, दूसरे नंबर पे जो इसकी ईरान की तरफ से जो जितने हमले किए गए हैं और उसमें उनकी जितनी तबाही हुई है, और अभी तो अब तो खबरें आना शुरू हो गई हैं ना, ओपन होना शुरू हो गई हैं। हम बात करते थे कि चाहे कुवैत में हो, चाहे इराक में हो, चाहे बाकी वहाँ पे कतर में और दीगर मुल्कों में, वो बहरीन में, वहाँ पे अमेरिकी अड्डों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। जी, अब वो काबिल इस्तेमाल भी नहीं रहे, और दोबारा भी वो अगर कहते हैं वो उसकी लागत उससे भी ज्यादा है जो उन्होंने पहले पे की हुई है, अब वक्त के साथ साथ चीजें बढ़ गई। ऐसा ही है। और इस दौरान इराक से वो विड्रॉल का ऐलान भी कर चुके हैं, खुद ट्रंप ने ऐलान किया था कि हम यहाँ से जा रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे सरमायाकारी करेंगे। अच्छा, इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए एक तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है उसके लिए मिड टर्म इलेक्शन का, जो हर गुजरता दिन उसके लिए वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता जा रहा है। और जो अभी आपने जिक्र किया था उनके कल रात की जो मीटिंग का, जेडी वैंस और उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ है उनके फौज के, उन्होंने जो निशानदेही की है वो सारी चीज़ों को मिला के देखें तो ये तो इसके लिए और कोई रास्ता ही नहीं है इस वक्त ट्रंप के लिए कि वो मुज़ाकरात करें। लेकिन उनको प्रेशर उधर से आया कि हमने मिड टर्म में क्या करना है, उनके इलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा वो ये चाहते थे, हमने पहले भी ये बात की थी कि ये वो चाहते हैं कि किसी तरह से कोई सेफ एग्जिट मिल जाए। ठीक है, वो उनको नहीं मिल रहा। अब उसका हल यही है, मैं सिर्फ आखिरी बात ये कि हल उस वक्त इसका और उनके पास कोई नहीं है कि वो खामोशी के साथ यहाँ से विड्रॉ करें, वो इलेक्शन में जाके देखें क्या बनता है क्या नहीं बनता। और यहाँ पे इस खित्ते में जिसका आपने सवाल किया था, इसमें एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। कौन लीड करता है? मैं अपना फिक्रा आपके सामने दोहराता हूं कि ये एक रोलिंग स्टोन है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं होगा, ये तेजी के साथ हो रहा है। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये हफ्तों में, ये दिनों में ये तब्दीली आपको नजर आएगी। ब्रिगेडियर साहब, ये सवाल मैंने अमजद साहब से किया था, मैं आपसे भी स्पेशलाइज्ड राय चाहता हूं इसके ऊपर, क्योंकि देखिए एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई, और एक होता है सप्लायर की अपनी कैपेबिलिटी कि वो क्या वो इस काबिल है कि वो जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सके। जो इस वक्त मशरिक वस्ता की, सऊदी अरब की या दीगर अरब ममालिक की जो एक्चुअल सिक्योरिटी डिमांड्स हैं, आपको लगता है कि हम पाकिस्तान जो है वो सिक्योरिटी डिमांड्स उनकी पूरी कर सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली उसके अगेंस्ट फिर इसराइल है या आपकी लेटेस्ट दुनिया की टेक्नोलॉजी है। आप समझते हैं कि हम अब इस काबिल हैं? क्योंकि मेरे इल्म में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि पाकिस्तान जो है मेरी राय के अंदर वो यकीनन कैपेबल भी है और वो उसको संभाल भी सकता है। आपको लगता है कि ये कैपेबिलिटी है वाकयातन? देखिए जी, मिलिटरीली तो अगर आप प्रोफेशनल देखें तो पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन जो है उसमें भी कैपेबिलिटी है, जो ज़रूरी साजो सामान है, चाहे वो गन्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, जो फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट्स हैं, या आपके टैंक्स हैं, या आपके सर्विलेंस इक्विपमेंट हैं, इस तरह की चीज़ें हमारी अपने इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है, आप वो तो पूरी डिमांड्स कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक इनको चलाने के लिए प्रोफेशनल ऑफिसर्स और सोल्जर्स की ज़रूरत है, वो भी पूरी तो हम कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड फिजिकली कितनी ज़्यादा है। जब थ्रेट परसेप्शन में हम देखते हैं
जब प्रोबेबली जब सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ था, उस वक्त जेन में तो ये था, लेकिन ये कम से कम ये नहीं था कि इमीडिएट फ्यूचर में एक जहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाएगा जहां पर ईरान की तरफ से भी अमेरिकन रिटेलिएशन में कोई थ्रेट सऊदी अरेबिया को भी हो सकता है। तो एक डिफरेंट सी चीज है। और ये भी हकीकत है कि जब ईरान की तरफ से थ्रेट हो अभी जो है, तो पाकिस्तान की डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए बड़ी मुश्किल काम हो जाता है। और ये एक रीज़न है कि हमने सऊदी अरेबिया को भी बार बार का रिक्वेस्ट की, ईरानियों को रिक्वेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉन्फ्लिक्ट उस सूरत उस सिमत में नहीं गया कि जब हमारी वहाँ पर इंटरवेंशन हो। हाँ, इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली ये एक सूरत हाल की इस वक्त पैदा हो सकती है। कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान के पास डेफिनेटली है। और दूसरी बात है कि हमारे अपने हमने यहाँ वेस्टर्न बॉर्डर एक्टिविटी पाक भारत जंग में हमने इसराइल को एक तरह से शिकस्त दी है। उनके ड्रोन्स को हम जो वो एक्चुअली वो खुद ऑपरेट कर रहे थे, इसराइली जो टेक्नीशियंस हैं जो वहां से यहाँ आए वो उसको हैंडल कर रहे थे। हमें वो ट्रैकेबल जो उसका सिस्टम था उसको भी हमने बहुत जल्दी मैनेज करके उसको हमने तबाह भी किया, उसको हमने हैंडल भी किया। इसराइली टेक्नोलॉजी भी कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं लगता, क्योंकि मल्टी डोमेन में हमने कुछ चीजें जो है वो दुनिया के सामने ऐसी रखी हैं जिसमें दुनिया भी परेशान है। तो अगर हमारे कुछ इंडिजिनस रडार सिस्टम है, वो एक इंटीग्रेशन का एक निज़ाम है जिसमें हम मल्टी डोमेन पे जा सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी अगर हम इसके जरिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि हम वाकईतन वो संभाल लेंगे? अमेरिका तो नहीं संभाल सका। जी बिल्कुल संभाल लेंगे। आपने इसराइल की बात की, देखिए इसराइल आज तक टेस्ट किधर हुआ है? इसराइल को कौन से ऐसे एडवर्सिटी का सामना हुआ है कि जहां पर इसराइल की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मिलिटरीली टेस्ट हुई है? थोड़ी बहुत ईरानियंस के अगेंस्ट हुई है ना, वो भी ईरानियन मिसाइल। तो किस हद तक जो इसराइल में ये तो मीडिया कवर नहीं करता। अब डॉक्टर साहब यहाँ पर मुझसे बल्कि इनके पास ज्यादा नॉलेज होगा कि इसराइल की काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है हीफा में और तल अवीव में। तो ऐसे नहीं सेकंड राउंड ऑफ इस बॉम्बिंग में वो डायरेक्टली बीच में शामिल नहीं हो रहे। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसराइल को भी काउंटर करना इस जस्ट नो इशू। आपने बिल्कुल कहा, पिछले से मार का हक में हमने इसराइल और अमेरिका, इसराइल हिंदुस्तान एक थे, बिल्कुल एक थे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। ये भी हकीकत है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। तो ये वो पाकिस्तान के पास पूरी तरीके से कैपेबिलिटी, और जैसे आपने कहा सर्विलेंस के ओवरऑल उसमें या मल्टी डोमेन वॉरफेयर की जब आप बात करते हैं, तो मल्टी डोमेन वॉरफेयर आजकल की वॉरफेयर, फ्यूचर वॉरफेयर तो है ही मल्टी डोमेन वॉरफेयर। तो मल्टी डोमेन वॉरफेयर में भी पाकिस्तान ने साबित किया है कि हमारी कैपेबिलिटी है कि न सिर्फ हम अपनी तो हिफाजत हम कर ही सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सऊदी अरेबिया की बात आ रही है या खित्ते में ओवरऑल डिफेंस कोऑपरेशन की बात आ रही है, तो ऐसे नहीं हर किसी की ख्वाहिश के पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर ले। हाल ही में खबर थी कि तुर्की भी करना चाह रहा है, पहले एक 8 साल पहले खबर थी कि यूएई भी शायद करना चाह रहा है जी। तो सऊदी अरेबिया के साथ तो हो ही गया ना जी। तो इसराइल को भी इस चीज का पता है, अमेरिका बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर सका। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि अभी सऊदी अरेबिया में भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, कुवैत में भी हो रहे हैं, कतर में भी हो रहे हैं कि इनके साथ हमने इनको बेसिस दे के अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाया है या सिक्योरिटी को मजीद खतरे में डाला है। तो ये तो ऐसे हर जगह ऐसे नहीं हो सकता। ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट होती हैं। आप जितनी मर्जी बड़ी मिलिट्री पावर हो, एक बड़ी ताकत रखना, असला गोला बारूद रखना, मॉडर्न इक्विपमेंट रखना एक और चीज है, लेकिन उसका पता तब चलता है जब आप ऑन ग्राउंड आप टेस्ट होते हैं। जहां पर भी ये टेस्ट हुए अमेरिकन देखना नहीं, इन सारे ये जो जितने अरब ममालिक हैं इनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, इनके पास तमाम लेटेस्ट फाइटर जेट्स हैं। अभी F-35 सऊदी अरब को देने की बात की थी, और भी कुवैत के अंदर भी, कतर में भी उनके पास कोई असला जो है ना उसकी कमी है, ना उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी उनके पास मौजूद है, लेकिन वो मौजूद है। इस्तेमाल करने की बात है ना जी। टेक्नोलॉजी रखते रहने का फायदा कोई नहीं है। टेक्नोलॉजी रखने से तो आपको किसी ने दफा प्रोवाइड नहीं कर देना, हिफाजत खुद ब खुद तो नहीं हो सकती। लेटेस्ट राफेल के हिंदुस्तान को वो कामयाबी दिला सके हैं, तो इससे तो साबित होता है कि जैसे वो कहते हैं इट्स नॉट द गन बट मैन बिहाइंड द गन मैटर। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट लोग जब तक नहीं होंगे, खाली टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर मुनव्वर साहब के लिए मैं सवाल ये छोड़े जा रहा हूं कि ये मल्टीपोलैरिटी की बात हम बहुत रूटीन में करते हैं। ये जो रीजनल सिक्योरिटी की जो फ्रेमवर्क डेवलप हो रहा है, इसके अंदर जो इंटीग्रेशन है बिटवीन कंट्रीज, यानी वो ब्लॉक्स जो कि इसका एक साइड का हिस्सा बनेंगे, लेकिन जो दूसरे ब्लॉक्स होंगे वो किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इस पर बात करते हैं। पहले लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मल्टीपोलैरिटी की और उस रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की जो पहले R4 था,
लेकिन अब ईरान की बात जब की जा रही है और भी दीगर ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, एक ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा, एक यकीनन इसके मुखालफत में इसराइल है, भारत है, कुछ लोग यूएई के बारे में भी कहते हैं कि उसने ओपनली ये कहा है कि वो उस ब्लॉक में रहना चाहता है। अब डॉक्टर साहब सवाल ये है कि ये जो ब्लॉक्स होंगे, आपको लगता है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्किया और अगर ईरान भी इसमें शामिल है, कुवैत का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी ख्वाहिश है, अगर कुवैत भी इसमें शामिल होता है तो ये जो सिक्योरिटी ब्लॉक है ये इस हद तक सक्सेसफुल या इतना बड़ा होगा कि जो इसकी ओपोजिशन है वो इसके खिलाफ कोई काम करने के बारे में सोचे ना, या आपको लगता है कि ये फिर एक नई जो है वो नई तरह की पॉलिटिकल या जिसको आप कहते हैं सिक्योरिटी के नए मसाइल जन्म दे देगा? नौशाद साहब, हर एक एक्शन का रिएक्शन जरूर आता है। ये कहना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि मुकम्मल अमन आएगा, रियलिस्ट इसको तस्लीम नहीं करते, बल्कि वो तो कहते हैं कि जो पीस एंड स्टेबिलिटी है ये एबनॉर्मल सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट, क्राइसिस, क्लैश, ये नॉर्मल सिचुएशन है बिकॉज मफादात का टकराव होता ही होता है। लेकिन इसमें जो मैं मिनट्स के अंदर देख रहा हूँ उसमें मुझे दो जोन्स नजर आ रहे हैं। एक जोन है जिसको आप डिनायल जोन कह दें, और यहाँ पे रीजन में उसे ईरान लीड कर रहा है, लेकिन उसके अंदर यमनी मलेशिया है, इराकी मलेशियाज हैं, लेबनीज मलेशिया है, गजा की मलेशिया है, और साथ में ऊपर के लेवल पे अगर आप देखें तो चाइना भी है, रशिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। और दूसरा है जोन ऑफ कन्फर्मेशन, जो कि ओल्ड निज़ाम को, पुराने ऑर्डर को सस्टेन करना चाहता है। उसमें अमेरिका है, इजराइल है, इंडिया है, यूएई है, बहरीन है और कुवैत है, जबकि सऊदी अरब और कतर और ओमान ज़रा वहाँ से निकल गए, न वो जोन ऑफ कंफर्मेशन में है और न वो जोन ऑफ डिनाइल के अंदर है। और पाकिस्तान भी दोनों जोन्स के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है। पाकिस्तान ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से समटाइम्स हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है कि हम जाएं किधर, न वो सुनते हैं न ये सुनते हैं। अब आ जाते हैं कि क्या पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी? हाँ, देखिए, वॉर की जो विक्ट्री है उसके अंदर हमेशा हम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की तो बात करते हैं, जिस तरह वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे। रोबस्ट वॉर मशीनरी है अमेरिका के पास, कोई शक नहीं है। कैपेबिलिटी है बॉम्बिंग करने की, कोई शक नहीं है। दो न्यूक्लियर और जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ वेपनरी सिस्टम है, लेकिन उसके उनके पास जो नहीं है, एक तो नजरिया नहीं है जो सब्जेक्टिव एलिमेंट है, दूसरा उनके पास मकसद नहीं है, कोई खास अपीलिंग जो टारगेट होता है ना, वो उनके पास मौजूद नहीं है जो वो कन्विंस कर सकें। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंदर है कि इम्यूनेशन की जो लॉजिस्टिक की सप्लाईज हैं वो मुकम्मल नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे ईरान अगर साल में 55,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है तो अमेरिका उसके मुकाबले में हार्डली कोई 10,000 के करीब इंटरसेप्टर्स बना सकता है। तो बड़ा गैप मौजूद है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ ना कि हम पाकिस्तान और साथ वो तो में तुर्की, अमेरिकी सदर साहब तो दावा कर रहे हैं कि जी हमारे पास तो बेबहाज जखीरा है असले का, तो यहाँ तो कमी ही कोई नहीं है, यहाँ तो आप जो हमारी जरूरत से भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह ना करे कि चाइना ताइवान में घुसे, फिर मैं देखूंगा इनके पास कितना असला है। मुझे तो वो दूसरी जंग अजीम याद आ गई है, जिस वक्त जर्मन लड़ के जब 90% उनकी आर्मी मर गई थी ना जी, 11 महीने पहले अमेरिका उस जंग के अंदर कूदा था। हाँ जी। उससे पहले जो ब्लड सेक्रीफाइसेस हैं वो तो 27 मिलियन रशियंस ने दी थी। अमेरिकन ने तो ब्लड सेक्रीफाइसेस नहीं दी, इन्होंने तो कभी ब्लड सेक्रीफाइसेस दी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान के पास बैटल हार्डन फोर्स है, अच्छी एयरफोर्स है। तुर्की के पास अच्छी एयरफोर्स और ड्रोन्स हैं। ईरान के पास अच्छे बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। इजिप्ट के पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग आर्मी है। और सऊदी अरब के पास, कतर के पास पैसा है जो कि बजट चाहिए। और मैं यकीन रखता हूं, अल्लाह करे इस तरह हो, कि अगर सऊदी अरब $100 बिलियन इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर सकता है, अल्लाह करे कि $90 बिलियन के डिफेंस बजट में $10 बिलियन ही पाकिस्तान को दे दें, तो हम अगर $9 बिलियन में धूल चटा सकते हैं भारत को, तो एक $10 बिलियन में मजीद हम सऊदी अरब के लिए भी आर्मी खड़ी कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, वो मैं मुझे लगा कि शायद वो रुक गया। ये जो बात कह रहे हैं
पैसे देने के मामले पे वो पता नहीं, ये एक मिजाज होता है कि वो जहां आप कहें कि जी हमें पैसे दे दें तो कोई आपको पैसे देने को तैयार नहीं होता। ये भी ज़रूरत के और मुफादात का मामला है। अब आपको लगता है कि क्या ये जो जिस पैसे की कतर, सऊदी अरब में या अरब ममालिक में जो पैसा है, आपको लगता है कि वो अमेरिका को तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स भी दे देंगे, लेकिन हमें वो चंद बिलियन डॉलर देते हुए भी उनको जो है वो परेशानी होती है? आपको लगता है कि वो पैसा पाकिस्तान आ सकता है? शायद परेशानी ना हो और शायद वो देना भी चाहते हो, लेकिन अमेरिका को देने पैसे जब देते हैं तो कोई उनसे पूछता नहीं है कि आपने क्यों दिए। लेकिन जब पाकिस्तान को देंगे तो उनसे 10 लोग पूछेंगे कि जी आप पाकिस्तान को पैसे क्यों दे रहे हैं। ये भी तो एक फैक्टर है ना। आप देखिए, आपने 7 बिलियन के लिए IMF से लेने के लिए कितने पापड़ बेले, जी जी। और अभी तक हर रोज हम बेल रहे हैं। जी जी। और उसके पूरी बाद कौम बेल रही है, ऐसे ही है ना। तो ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा मामला है कि हमारे जैसे मुल्कों के लिए या और बहुत से मुल्कों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि कोई अमीर मुल्क आपको पैसे देने लगता है तो उसको 10 रोकने वाले भी होते हैं कि जी कि आप इनको पैसे क्यों दे रहे हैं। लेकिन बात हो रही है इस वक्त, अभी डॉक्टर साहब ने जो बड़ी मैं उनकी बड़े गौर से बड़ी सारी गुफ्तगू सुनी और बड़ी ज़बरदस्त बात है, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ चीज़ें गिनवाई हैं। अगर हम स्पेशलाइजेशन बताई है ना, अगर हम इसमें चल के जो कि हम सोच रहे हैं, जो कि दुनिया इस वक्त सोच रही है कि जी हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, हम एक नए फेज़ में दाखिल हो रहे हैं, उसमें आने वाले वक्त में हो सकता है, अभी जो इस वक्त बातें चल रही हैं, चाइना की चल रही हैं, रशिया की भी चल रही है कि चाइना भी तो इस खित्ते में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, इन मुल्कों में होने के बावजूद वो अपना वहाँ पर सरमायाकारी कर रहा है। जी जी। और अभी उन्होंने बाकी आप देखते हैं लातीनी अमेरिका में उन्होंने बहुत $1 ट्रिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट किया, अफ्रीका में किया, अफ्रीका में किया, बड़ी जगहों पे किया। वो ये करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं वो सब जानते हैं और वो कर रहे हैं। और अमेरिका का खौफ भी यही है इस वक्त। एक तो ये है कि वहाँ पे वो अपने आप को समझते हैं कि हम गैर महफूज हैं, यहाँ पे वो साबित हो गया वो है गैर महफूज। अब वो अगर अपने आप को निकालता है, ग्रेजुअली निकाले, फर्ज करें, लेकिन इस इलाके में कोई दूसरी कोई मिलिट्री ताकत ऐसी सिवाय एक इसराइल जो एक आप कह सकते हैं छोटी मोटी जो रह जाएगी, उसके अलावा और कौन है कि जो क्या कुवैत किसी ईरान के साथ लड़ सकता है, क्या UAE किसी दूसरे मुल्क के साथ लड़ सकता है, बहरीन इवन के लड़ सकता है। पैसा बड़ा होगा इन सब के मुल्कों के पास, इसमें सऊदी अरब है, इसमें तुर्किया हो सकता है, इसमें हो सकता है कि इराक हो, मिस्र हो। इराक भी नहीं लड़ सकता उस तरह से, मिस्र हो सकता है कि उनके पास जो भी चीज़ें हैं। हाँ। लेकिन ये सारे अगर ये मिल के चलना चाहते हैं तो फिर ये बाकी चीज़ें जो पैसा भी फिर वो उसमें जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि वो यकीनन कि वो उनको सिक्योरिटी चाहिए होगी तो फिर वो पाकिस्तान दे सकता है। पाकिस्तान के पास आपने पहले भी बात कही थी कि पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो फिर एक कॉमन एक आप कह सकते हैं कि एक पूल बन सकता है और उसमें आएगा, सरमायाकारी आ सकती है उसमें। वो तो उसकी पॉलिसी है चाइना की कि हम आपको इस काबिल बना देते हैं जी, वो आप अपना दिफा खुद करें। पाकिस्तान में भी यही हुआ इस वक्त। इसी तरह से दूसरी तरफ से रशिया जो इस वक्त कर रहा है, इस वक्त जो ईरान के हवाले से हमारे सामने चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ से जितना ड्रोन के पार्ट्स ये वो सारा सिलसिला जिसका भी मैंने पहले जिक्र भी किया था कि वो वहाँ से आ भी रहे हैं और ये इस तरह की एक नई इक्वेशन बन सकती है। इसमें एक प्रॉब्लम है, वो जो बात अभी डॉक्टर साहब भी कर रहे थे कि इसमें सारे मामले में फिर अमेरिका कहाँ खड़ा होगा, फिर यूरोप कहाँ पे खड़ा होगा, क्योंकि इस वक्त जो हम देखते हैं हमें सारी सूरत उसमें तो यूरोप और अमेरिका भी अलग अलग नज़र आते हैं। और अमेरिका इस वक्त इवन के उसके साथ कनाडा नहीं है इस वक्त, हम देखते हैं उनके आपस में जो इख्तलाफात, इवन के जापान नहीं नज़र आता, उसके इत्तेहादी मुल्क है, वो अपनी अपनी जगह पे सबके इस तरह के इख्तलाफात हैं कि ये जो पूल है इस वक्त हमें बिखरा हुआ नज़र आता है। लेकिन इसमें आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ लड़ाई के बावजूद, जंग के बावजूद, हमलों के बावजूद हम देखते हैं कि ना सऊदी अरब की तरफ से उस तरह का जवाबी हमला ईरान के ऊपर हुआ जो कि शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का होगा, ना ही बहरीन की तरफ से हुआ, ना ही और दीगर मुल्कों की तरफ से हुआ। ईरान ने जरूर तो इसराइल का एक जो हदफ था वो तो कामयाब नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, आपस में लड़ाने वाला मामला नहीं हमारे, वो नहीं हो सका। और इस फेज में जिस फेज में अभी हम जो जिसका ये ब्रेक स्टॉप हुआ, जो हमले हुए, इसमें आप देखिए कि इस फेज में इसराइल के ऊपर भी कोई हमला नहीं हुआ, ना इसराइल ने किया ईरान के ऊपर। तो फिर मामला कहाँ पे ये आगे चल सकता है, इसमें प्रॉब्लम शायद ना हो। एक चीज़ अगर निकलती है तो उसको किसी ना किसी ने फिल करना उस वैक्यूम को,
और वो वैक्यूम फिल करने के लिए एक तो पाकिस्तान, उस खित्ते के मुल्कों के बाहर से अब कोई मुल्क है उसमें, तो वो पाकिस्तान है जो इस तरह से उसमें फिल कर सकता है उसमें, और उसके पीछे चाइना की सपोर्ट हो सकती है, और किसी हद तक आप कह सकते हैं कि रशिया की भी हो सकती है। तो ये एक हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं उसमें ये चीज़ें एक नक्शा बनता नजर आता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो बात है, आप देखें वहां पर अमरीकियों की हालत ये है कि 76% ये जो सर्वे है उनके ख्याल से ये जो ट्रंप के सामने ये जो जंग है ईरान की, ये बहुत मुश्किल साबित हुई है। उनकी समझ से बालातर है कि ये इसको कैसे जो है वो हैंडल करेंगे। अब मामला ये है कि अमरीकी अवाम भी ये जानते हैं कि वो अमरीका ये जंग जीत नहीं सका, हारने का तो एक अलग डिबेट है। अब ये जंग जीत नहीं सका, उसके बाद जब वो मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो एक तो ट्रंप इंतजामिया की ऊपर कितना प्रेशर उस मिड टर्म इलेक्शन का पड़ सकता है और उसके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती है, ये एक एरिया है। दूसरा ये है कि यूरोप में भी हमने तब्दीलियां देखी हैं फ़लस्तीन के मामले के ऊपर भी, और अब जो वहां पर जिस किस्म की उखाड़ पिछाड़ हो रही है, जिस वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही थी वो क्लैप्स होता तो नजर आ रहा है। लेकिन जो जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, या जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, या मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर यूरोप, यूएस, कनाडा और ये जो ममालिक थे जो किसी वक्त में जापान इत्तेहादी थे, वो किस तरह से सर्वाइव करते आपको नजर आ रहे हैं, या वो क्या करेंगे? नौशाद अली खान साहब, ये बड़ा फैला हुआ आपने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है। देखें, पहला तो मैं ये आप यूं समझिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बदकिस्मती है कि न उनके लोग अब उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, न इत्तेहादी यूरोप हो या मिडल ईस्ट हो उन पे ट्रस्ट कर रहा है, न इत्तेहादी इजराइल उन पे ट्रस्ट कर रहा है, और न ईरान ट्रस्ट कर रहा है। अब शुरू करते हैं ईरान से। ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान के अंदर एक नई बहस चली है कि आयतुल्ला अली खामनाई की जो स्ट्रैटेजी या अप्रोच थी कि ईरान के अंदर जंग न आने दी जाए और ईरान के लिए मिजरीज न पैदा हों, तो लिहाजा बॉम्ब नहीं बनाया जाए। और उसी अप्रोच को आपने देखा कि सदर ख़ातमी हो, रफसंजानी हो, या उनके जो हेलीकॉप्टर में क्रैश होने वाले सदर हों, या इस वक्त पज़ेशियान हो, इन सब ने उसको फॉलो किया। JCPOA हुआ, जेनेवा हुआ, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, ये सारे फेल हो गए। और अब वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका हमारे साथ गुड कॉप एंड बैड कॉप खेल रहा है। JD Vance साहब एक बात करते हैं, मार्को रूबियो बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर और फ्रीज एसेट्स के ऊपर दूसरी बात करते हैं, और अमेरिका सीरियस नहीं है। बिकॉज $40 बिलियन के जो डीफ्रीज करने थे एसेट्स, उनको कहा हम आधे करेंगे, थोड़े दिनों के बाद कहा उसका भी आधा करेंगे, उसके बाद कहा उसका भी आधा करेंगे $3 बिलियन, और उनमें से भी एक पैनी डीफ्रीज नहीं हुई। तो कहने का मकसद ये कि ईरानी इस वक्त ट्रस्ट खो चुके हैं, और यही वजह है, ये खदशा वेस्ट में शुरू हो गया है कि क्या नए रहबर आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई बॉम्ब वाली अप्रोच लेंगे। बिकॉज ब्रिंजिस्की ने कहा था कि अगर आपके पास 2 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं तो आप डिटर नहीं कर सकते, कम से कम आपके पास 30 न्यूक्लियर बॉम्ब हों। और अगर नॉर्थ कोरिया पे हमला नहीं हो रहा, इजराइल पे नहीं हो रहा, पाकिस्तान पे नहीं हो रहा, इंडिया पे नहीं हो रहा, तो ईरान पे हो रहा है, इसका मतलब ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो डिटरेंस नहीं कायम कर पा रहा। ये वहां पे अप्रोच है, ये एक अप्रोच है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, जरूर एड्रेस कर लीजिएगा कि अगर ये अप्रोच वहां पर जड़ पकड़ती है तो इसमें ये बहुत बड़ा एलिमेंट रहेगा कि अरब ममालिक भी, तमाम दीगर जो ममालिक हैं, वो ईरान के एटमी सलाहियत या एटमी वेपन होने को कबूल नहीं करेंगे, और उस सूरत के अंदर सऊदी अरब भी इस रेस में शामिल हो जाएगा। सऊदी अरब ने ऐलान कर रखा है कि अगर ईरान एटमी कुव्वत बनेगा तो हम भी एटम बम बनाएंगे। ये जो फिर जो दौड़ है इस पर्सपेक्टिव के अंदर, वो फिर जो हम जिस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं वहां वो किस तरह बैठेगी वो इक्वेशन? नौशाद अली खान साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखें, ये वो नैरेटिव था कि कौन किसका दुश्मन है, इजराइल ने कंस्ट्रक्ट किया था, अमेरिका ने डिसिमिनेट किया था, और इन्होंने उस पर अकीदा रखा था। इस जंग ने ना बड़ी कलई खोल दी है, और अब एक ज़रूरत पैदा हुई है खुद ईरान के अंदर भी कि क्या अरबों को हमें दूसरे अंदाज से देखना चाहिए, और अरब ममालिक में भी ये बात अब चल पड़ी है कि ईरान को हमें किसी और अंदाज से देखना चाहिए। अब तक जो ओल्ड पैराडाइम पे हैं, वो जिस तरह मैंने कहा UAE और बहरीन और किसी हद तक कोयत, अदरवाइज देखें
एक बड़ा वाजे सा आपको मैं इक्वेशन दे देता हूं, अमजद साहब एग्री करेंगे। अगर अमेरिका और इजराइल अपनी पूरी कुव्वत के साथ ईरान को न झुका सके तो इन अरबों की कोई हैसियत नहीं है। सॉरी टू से, ये मैं जरा सख्त लफ्ज कह रहा हूं, बट ये ग्राउंड रियलिटी है। जी जी बिल्कुल। इसका मतलब ये कि ये इनकी कोई हैसियत नहीं है ईरान के सामने, ये नहीं लड़ सकेंगे, और ये लड़ने वाली तो बात इनसे काफी कोसों दूर चली गई है। अब आ जाते हैं अगली बात के ऊपर कि क्या ईरान अपने पड़ोसी तब्दील कर सकता है। प्रैग्मेटिज्म डिमांड करती है कि इन्हीं के साथ रहना है। अगर अपने इर्द गिर्द की सिक्योरिटी को बरकरार रखना है तो इनको भी राजी रखना पड़ेगा और अरबों को भी ईरान को राजी रखना पड़ेगा। पहला तो ये पॉइंट है। अच्छा, यूरोप का ये टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं चाहूंगा प्रिसाइज्ड वे में जवाब दे दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है जी। यूरोप का ये है कि जो लिबरल ऑर्डर के जो फीचर्स हैं और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जो एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी है, जिसके ऊपर बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है हेडले बुल ने, उसकी अमेरिका उससे रूगर्दानी कर रहा है, तो उनका एतबार भी नहीं है। इजराइल का ये है कि अमेरिका में जो इजराइल के खिलाफ राय आमा है, स्पेशली जेनजीज, टाइम खत्म हो गया है। बस एक जुमला, वो तब्दील हो गई है, तो लिहाजा अमेरिका पे रिलाई नहीं करना, अब हमने अपने आप पे रिलाई करना है। तो इसलिए अमेरिका के साथ जुल्म यह है कि वो तन्हा है और कोई उसके साथ नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जो अब ये मल्टीपोलैरिटी की जिसकी डिबेट हम कर रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसमें एक जो बात अभी डॉक्टर साहब ने कही है वो बड़ी अहम है। यूरोप हो, अरब ममालिक हो, ईरान हो या दीगर ममालिक हो, एक रियलाइजेशन जो डेवलप हुई है वो ये है कि कोई किसी पे इन्हसार नहीं कर सकता। आपने अगर अपनी ज़ात को, अपने मुल्क को, अपनी जिस कहते हैं कौम को बचाना है तो आपको अपने जो बाजू हैं उसमें दमखम पैदा करना होगा। इस इक्वेशन के साथ जो ममालिक ब्लॉक्स में इत्तेहाद में होंगे वो किस तरह से जाएंगे, किस तरह से उनके ब्लॉक्स बनेंगे, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह ने की बात।